हेलो एवरीवन। आज मैं मौर्य साम्राज्य के सेट 2 के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मौर्य साम्राज्य से प्रश्न न सिर्फ टीआरई 3 के 11, 12 और 9, 10 में ही आएंगे, बल्कि बीपीएससी में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए यह मौर्य साम्राज्य का जो सेट है, यह टीआरई 3 और बीपीएससी दोनों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें और लाइक करें। चलिए अब हम लोग पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ होता था, अर्थात सन्निधाता का क्या अर्थ होता था मौर्य काल में? पहला, राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक। दूसरा, प्रमुख सेनाध्यक्ष। तीसरा, नमक अधीक्षक। चौथा, आकलन और संग्रहण का प्रमुख। मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ राजकोष और भंडार गृह का प्रमुख अभिरक्षक होता था, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की स्वभूमि का नियंता कौन था? पहला ऑप्शन है सीताध्यक्ष, दूसरा दंडपाशिक, तीसरा चोरोद्धरणिक और चौथा दंडनायक। तो अर्थशास्त्र के अनुसार राजा की स्वभूमि का नियंता जो था वह सीताध्यक्ष था, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है। तीसरा प्रश्न, अर्थशास्त्र के विवरणानुसार बाजार नीति का नियंता कौन था? पहला ऑप्शन है पर्ण्याध्यक्ष, दूसरा हट्टपति, तीसरा द्रंगिक और चौथा महामुद्राध्यक्ष। तो अर्थशास्त्र के अनुसार बाजार नीति का नियंता जो था वह पर्ण्याध्यक्ष कहलाता था। चौथा प्रश्न, मौर्य शासन व्यवस्था में तीर्थ का अर्थ क्या था? पहला ऑप्शन है समिति अर्थात परिषद, दूसरा प्रशासनिक विभाग, तीसरा धर्म स्थान और चौथा तीर्थ स्थान पर लिया जाने वाला कर। तो मौर्य शासन व्यवस्था में तीर्थ का अर्थ जो है वह प्रशासनिक विभाग से लिया जाता था। पांचवा प्रश्न, कौटिल्य का कुप्याध्यक्ष कौन था? अर्थात कौटिल्य के अनुसार कुप्याध्यक्ष किसको कहा जाता था? पहला खान प्रबंधक को, दूसरा सैन्य प्रमुख को, तीसरा न्यायाधीश को अथवा चौथा वन्य पदार्थों का प्रबंधक को। तो कुप्याध्यक्ष जो है वह वन्य पदार्थों का प्रबंधक को कहा जाता था। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास तैयार किया है? अर्थात अभिलेख को ही साक्ष्य मानकर उसके आधार पर अशोक का इतिहास तैयार कर दिया। ऐसा कौन सा इतिहासकार है? पहला ऑप्शन है रोमिला थापर, दूसरा डी.आर. भंडारकर, तीसरा के.ए. नीलकंठ शास्त्री और चौथा डी.डी. कौशाम्बी। तो अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास तैयार किया है डी.आर. भंडारकर ने, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन है। अब हम सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? पहला ऑप्शन है अग्रोनोमोई, दूसरा शुल्काध्यक्ष, तीसरा सीताध्यक्ष और चौथा अकराध्यक्ष। तो मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, वह सीताध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन है। आठवां प्रश्न, निम्न में से कौन अशोक मौर्य द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ नहीं भेजा गया? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूसरे देशों में बहुत सारे लोगों को भेजा था। उसमें निम्नलिखित जो दिए गए हैं 4 ऑप्शन, उसमें से 3 को उसने भेजा था और एक चौथा को नहीं भेजा था। तो किसको नहीं भेजा गया था यह पूछ रहा है। ऑप्शन है पहला महिष, दूसरा रक्षित, तीसरा महादेव और चौथा धर्म रक्षित। तो अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए रक्षित को भेजा गया था, महादेव को भेजा गया था, धर्म रक्षित को भी भेजा गया था, लेकिन महिष को नहीं भेजा गया था। इसलिए हमारा उत्तर जो है वह ऑप्शन 1 के साथ जाएगा।
9वां प्रश्न, सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस प्रचारक को भेजा? पहला महारक्षित, दूसरा महादेव, तीसरा महाधर्म रक्षित और चौथा सोन तथा उत्तर को। तो महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने महाधर्म रक्षित को भेजा था, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से महावंश के अनुसार अशोक द्वारा किस धर्मदूत के रूप में महिषमंडल भेजा गया था? पहला ऑप्शन है महादेव, दूसरा धर्म रक्षित, तीसरा मध्यम और चौथा महेंद्र। तो महावंश के अनुसार अशोक द्वारा महिषमंडल भेजा गया था महादेव को, जो कि हमारा पहला ऑप्शन है। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य काल में भूमि संबंधी कर नहीं था? पहला ऑप्शन है भाग, दूसरा बलि, तीसरा उदक और चौथा शुल्क। तो शुल्क जो है वह भूमि संबंधी कर नहीं था, जबकि भाग, बलि और उदक ये तीनों भूमि संबंधी कर थे। 12वां प्रश्न, मौर्य प्रशासन में निम्नलिखित विशेषता उपलब्ध नहीं थी। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से मौर्य प्रशासन में कौन सी विशेषता उपलब्ध नहीं थी? सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण, यह तो था। कठोर न्याय व्यवस्था, यह भी था। विस्तृत अधिकारी तंत्र, यह भी था। चौथा, जन कल्याणकारी गतिविधियों का अभाव, यह गलत है, क्योंकि जन कल्याणकारी गतिविधियां चलाई गई थी। 13वां प्रश्न, अशोक ने अपने शासनकाल में नया अधिकारी नियुक्त किया। प्रादेशिक, धर्म महामात्र, युक्त अथवा रज्जुक। तो अशोक ने धर्म महामात्र की नियुक्ति की थी, इसलिए हमारा उत्तर जो है वह दूसरे ऑप्शन के साथ जाएगा। 14वां प्रश्न, अशोक के शासनकाल में धर्म व नैतिकता का अधिकारी कौन था? पहला महामात्र, दूसरा धर्म महामात्र और तीसरा धर्म महापात्र और तीसरा राजूक और चौथा पुलिस। अशोक के शासनकाल में धर्म व नैतिकता का अधिकारी धर्म महापात्र कहलाता था। 15वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? पहला युक्त, दूसरा प्रादेशिक, तीसरा राजूक और चौथा अग्रहारिक। मौर्य प्रशासन में युक्त, प्रादेशिक और राजूक ये थे, लेकिन अग्रहारिक जो है वह मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, इसलिए इसका उत्तर जो है वह ऑप्शन 4 जाएगा। 16वां प्रश्न, मौर्य काल में महत्वपूर्ण उद्योग था, अर्थात मौर्य काल का महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? पहला ऑप्शन कपड़ा उद्योग, दूसरा कोयला खदान, तीसरा लकड़ी उद्योग और चौथा हाथी दांत उद्योग। तो कपड़ा उद्योग जो है वह मौर्य काल में महत्वपूर्ण उद्योग था। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शिलालेख के तहत अशोक ने स्वयं को उपासक घोषित किया था? पहला ऑप्शन लुम्बिनी शिलालेख, दूसरा माइनर रॉक एडिक्ट प्रथम, जिसको कि प्रथम लघु शिलालेख भी कहा जाता है, तीसरा माइनर रॉक एडिक्ट तृतीय और चौथा मेजर रॉक एडिक्ट अष्टम। तो जिस शिलालेख में अशोक ने अपने आप को उपासक घोषित किया था वह प्रथम लघु शिलालेख अर्थात माइनर रॉक एडिक्ट प्रथम था। तो हमारा उत्तर ऑप्शन 2 के साथ जाएगा। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लिपि को अशोक के शासन में पूरे मौर्य साम्राज्य में समान रूप से अपनाया गया? आर्मेयिक लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि अथवा खरोष्ठी लिपि। तो अशोक के शासनकाल में पूरे मौर्य साम्राज्य में ब्राह्मी लिपि को समान रूप से अपनाया गया था, इसलिए हमारा उत्तर जो है वो ऑप्शन 2 के साथ जाएगा। 19वां प्रश्न, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी से प्राप्त अशोक के अभिलेखों की लिपि क्या थी? अशोक के जो अभिलेख मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी में मिले हैं वह किस लिपि में लिखे गए हैं? क्या वह ब्राह्मी लिपि में है,
क्या वह खरोष्ठी लिपि में है, क्या वह अरमैक लिपि में है, अथवा वह शारदा लिपि में है। तो मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी से प्राप्त अभिलेखों की लिपि जो है वह खरोष्ठी है। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख बलिवर्ध शैली में लिखा गया है? बलिवर्ध शैली में लिखा गया कौन सा अभिलेख है? पहला शार ए कूना अभिलेख, दूसरा एरागुड़ी अभिलेख, तीसरा निगाली सागर अभिलेख और चौथा रुमिनदेई अभिलेख। तो एरागुड़ी अभिलेख जो है वह बलिवर्ध शैली में लिखा गया है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अशोक के स्तंभ के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ शीर्ष पर कौन सा पशु है? अशोक के जो स्तंभ हैं उनके शीर्ष पर कौन सा पशु है उनके नाम दिए गए हैं। तो अशोक के स्तंभ से शीर्ष पर जो पशु हैं उनको मिलाना है। लौरिया नंदनगढ़ वृषभ, रामपुरवा सिंह, सांची सिंह, संकीसा गज। तो रामपुरवा में जो अशोक के स्तंभ है वह उसके शीर्ष पर तो अशोक के जो स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़ में वहां शीर्ष पर जो पशु है वह वृषभ नहीं है, इसलिए इसका उत्तर जो है पहला होगा। लेकिन हम लोग आगे भी देख लेते हैं आगे क्या है। रामपुरवा में जो अशोक के स्तंभ है उसके शीर्ष पर जो पशु है वह सिंह है, यह सही है। सांची में जो अशोक का स्तंभ है उसके शीर्ष पर जो पशु है वह भी सिंह है। और संकीसा में जो अशोक का स्तंभ है उसके शीर्ष पर जो पशु है वह गज यानी कि हाथी है। तो ये तीनों सही है और लौरिया नंदनगढ़ में जो वृषभ दिया है वह गलत है, इसलिए हमारा उत्तर जो है वह ऑप्शन 1 के साथ जाएगा। अब 22वां प्रश्न, निम्नलिखित पदों को उनके संबंधित विभागों से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है पर्णयाध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष और शुल्काध्यक्ष और दूसरे तरफ है सीमा शुल्क एवं मार्ग शुल्क अध्यक्ष, मापतौल अध्यक्ष, वस्त्र बुनावट अध्यक्ष और वाणिज्य अध्यक्ष। अब हम देखते हैं कि कौन किसके साथ मिलेगा। पर्णयाध्यक्ष जो थे वह वाणिज्य अध्यक्ष थे, जो कि ए जो है वह चौथे के साथ जाएगा। पोतवाध्यक्ष जो थे वह माप तौल का अध्यक्ष था, तो बी जो है वह दूसरे के साथ जाएगा। सूत्राध्यक्ष जो है वह वस्त्र बुनावट अध्यक्ष थे, वह 30 यानी कि सी जो है वह 3 के साथ जाएगा। और शुल्काध्यक्ष जो है वह सीमा शुल्क एवं मार्ग शुल्क अध्यक्ष थे, तो डी जो है वह 1 के साथ जाएगा। इस तरह से हमारा उत्तर जो है नीचे दिए गए कूट में से तीसरे के साथ मिलेगा। अब हम 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23वें प्रश्न में सूची 1 में अधिकारी का नाम दिया गया है और सूची 2 में उनके विभाग का नाम दिया गया है। सूची 1 में है लक्षणाध्यक्ष, शीताध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष और पर्णयाध्यक्ष। दूसरी तरफ विभाग के नाम है टकसाल विभाग का अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, कृषि विभाग का अध्यक्ष और मापतौल विभाग का अध्यक्ष। तो लक्षणाध्यक्ष जो था, लक्षणाध्यक्ष नामक अधिकारी जो था वह टकसाल विभाग का अध्यक्ष था, तो ए जो है वह 1 के साथ जाएगा। शीताध्यक्ष जो है वह कृषि विभाग का अध्यक्ष था, तो बी जो है वह 3 के साथ जाएगा। और पौतवाध्यक्ष जो है वह मापतौल विभाग का अध्यक्ष था, तो सी जो है वह 4 के साथ जाएगा। और पर्णयाध्यक्ष जो है वह वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था, तो पर्णयाध्यक्ष यानी कि डी जो है वह 2 के साथ जाएगा। इस तरह से हमारा उत्तर जो है दूसरे ऑप्शन के साथ जाएगा। 24वां प्रश्न, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में बौद्ध धर्म के प्रचारक का नाम दिया गया है और दूसरे में उस देश या स्थान का नाम दिया गया है जहां की वह बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए भेजे गए थे। तो ऑप्शन सूची 1 में है इधर उत्तर महेंद्र, रक्षित यानी कि उसको रक्षित भी कहते हैं, और चौथा महादेव। दूसरी तरफ है स्वर्णभूमि, वनवासी, महिषमंडल और लंका। तो उत्तर को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सुवर्ण भूमि भेजा गया था, ए 1 के साथ जाएगा। महेंद्र को लंका भेजा गया था, तो बी जो है वह 4 के साथ जाएगा। रक्षित यानी रक्षित को
बनवासी भेजा गया था तो सी जो है वह 2 के साथ जाएगा, और महादेव को महिष मंडल भेजा गया था तो डी जो है वह 3 के साथ जाएगा। इस प्रकार कूट में हमारा उत्तर मिलाने पर पहला आएगा। अब हम इस सेट के 25वां और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में बौद्ध धर्म के प्रचारक का ही नाम है और सूची 2 में उनके क्षेत्र अर्थात वह किस क्षेत्र में धर्म के प्रचार के लिए गए थे। तो बौद्ध धर्म के प्रचारक का नाम है मझंतिक, महारक्षित, महाधर्मरक्षित और सोन व उत्तर, और उनका क्षेत्र है कश्मीर और गांधार, महाराष्ट्र, सुवर्ण भूमि और योन। तो मझंतिक जो है वह कश्मीर और गांधार गए थे तो ए जो है वह 1 के साथ जाएगा, और महारक्षित जो है वह योन गए थे तो बी जो है वह 4 के साथ जाएगा। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र भेजे गए थे तो सी जो है वह 2 के साथ जाएगा, और सोन व उत्तर जो थे वह धर्म के प्रचार के लिए सुवर्ण भूमि गए थे तो डी जो है वह 3 के साथ जाएगा। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है वह ऑप्शन 2 के साथ जाएगा। इस प्रकार आज का 25 प्रश्नों का सेट जो है वह पूरा होता है। इसमें 25 प्रश्न में एक प्रश्न ऐसा जरूर रहता है जिसमें कि धर्म प्रचारक कहाँ भेजे गए हैं, और एक प्रश्न कौन सा अधिकारी का कौन सा विभाग में काम था, यह भी एक प्रश्न जरूर से रहता है। इसलिए यह सेट जो है काफी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह सेट जो है वह पसंद आएगा। आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में कंजूसी नहीं करें, और इसको देखने के बाद अपनी राय जो है वह जरूर कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।